हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कि भारतीय कंपनियां जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक ओवर की जा रही हैं विदेशी कंपनियों के द्वारा, और इसमें ज़्यादातर अमेरिकी कंपनी है या जैपनीज कंपनी है, तो इससे क्या भारतीय मार्केट में क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या ये मर्जर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है भारतीय कंपनियों के लिए या भारतीय जो नागरिक हैं उनके लिए, और इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि मेरे जो लास्ट वीडियो थे वहां पर मैंने आपको बताया था दो कंपनियों के बारे में जो कि भारतीय भी थी और एक अमेरिकी कंपनी का भी एग्जांपल दिया था। एक था रेनबेक्सी जिसको जापानीज कंपनी दाइची सांग्यो ने खरीदा था, और वहीं एक अमेरिकी कंपनी थी विथ जिसको खरीदा था अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी फाइजर ने। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा भारतीय, कि भारत में इससे क्या फायदा हुआ जब भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों ने टेक ओवर किया। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वैसे काफी ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो कि विदेशी कंपनियों के द्वारा टेक ओवर की गई हैं, बट यहाँ पर दो बड़ी कंपनियां जो कि विदेशी कंपनियों के द्वारा टेक ओवर की गई थी। एक थी रेनबेक्सी जो कि जापानीज कंपनी दाइची सांग्यो के द्वारा टेक ओवर की गई थी, और बाद में ये सन फार्मा के द्वारा खरीद ली गई। मतलब भारतीय कंपनी फिर भारतीय कंपनी के द्वारा, पहले ये जापान की कंपनी ने खरीदी और फिर इसको भारतीय कंपनी ने खरीद लिया। वहीं दूसरा जो था वो थी भारतीय कंपनी पिरामल जिसको एबॉट ने खरीदा था। तो यहाँ पर ये दो सबसे बड़े टेक ओवर्स थे। उसके अलावा भी काफी टेक ओवर्स हुए हैं, बट ये दो टेक ओवर थे। बट अभी आने वाले समय में काफी ऐसी कंपनियां हैं भारतीय कंपनियां जो कि विदेशी कंपनियों के द्वारा टेक ओवर की जा रही हैं, और ऐसी भारतीय कंपनियां भी हैं जो विदेशी कंपनियों को टेक ओवर कर रही हैं। बट इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी को टेक ओवर करती है तो इससे क्या चेंजेस होते हैं भारतीय मार्केट में। तो यहाँ पर जो तीन सबसे बड़े फायदे देखे गए हैं जब विदेशी कंपनियों ने भारतीय कंपनी को टेक ओवर किया, वो था क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी ड्रग्स मिलती हैं वो भारतीय नागरिकों के हिसाब से होती है, मतलब वो सस्ती ड्रग्स होती हैं। तो यहाँ पर जो विदेशी कंपनियों ने जब भारतीय कंपनी को टेक ओवर किया तो वो भी यही चाहते थे कि हम भारतीय ग्राहकों के लिए, भारतीय पेशेंट्स के लिए सस्ती और अच्छी दवाइयां बनाएं। साथ ही साथ इससे एक चीज और पता चलती है कि जब विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनी को टेक ओवर करती हैं तो उनका मतलब ये है कि वो भारतीय मार्केट में आना चाहती हैं। क्योंकि अब वो जो प्लांट्स थे जो कि भारत के अंदर पहले भारतीय कंपनियों के लिए दवाइयां बना रहे थे, अब वो विदेशी कंपनियों के लिए दवाइयां बनाएंगे। तो सीधी सी बात है कि वो भारतीय मार्केट और भारतीय नागरिकों के लिए अच्छा ही होगा। और इससे पता चलता है कि भारत में जो दवाइयों का मार्केट है उसकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है, इंडियन का डोमेस्टिक मार्केट का मतलब है जो मार्केट केवल इंडिया के अंदर, मतलब वो ड्रग्स जो केवल इंडिया में ही बिकती हैं, उस मार्केट की इंपॉर्टेंस भी हमको पता चलती है। क्योंकि इतनी ज़्यादा फॉरेन की कंपनियां जब भारत के अंदर आ रही हैं और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, तो उससे पता चलता है कि पहले क्या होता था, जितने भी फॉरेनर्स होते थे वो डॉलर्स में पे करते थे, बट भारत के अंदर पेमेंट किस में होता है, रुपीस में होता है। मतलब दवाइयों की कीमत यहाँ पर कम होती है। बट इससे हमको पता चलता है जब विदेशी कंपनियां भारत में भी पैसा देख रही है कि हम भारत में भी इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं, तो इससे एक चीज हमको पता चलती है कि भारत में भी लोगों के पास धीरे धीरे पैसा आ रहा है और वो भी अब अच्छी दवाइयां खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर जो भारतीय मार्केट है और भारतीयों को क्या फायदा हुआ, सबसे पहले तो अब हमारे जो इंडियन मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो मार्केट है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा जब कोई फिर फॉरेन की कंपनी जब भारत में आती है तो वो अपने नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, इंट्रोड्यूस करती है, जिससे कि जो भारतीय प्रोडक्ट है उनका कंपटीशन जो है वो इन फॉरेन या विदेशी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके साथ होता है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि जब कोई भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी के द्वारा खरीदी जाती है तो उससे क्या होगा, भारतीय कंपनी को फायदा होगा, खासकर उनके R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी QC में, और उनके वर्क करने का जो कल्चर है वो भी धीरे धीरे चेंज होता है। क्योंकि फॉरेन की कंपनियां अपने कल्चर को फिर लाती हैं। मतलब आप जैसे किसी अमेरिकी कंपनी ने किसी भारतीय कंपनी को अगर खरीदेंगे तो वो अमेरिकन कल्चर को उस भारतीय कंपनी के अंदर लाएंगे। मतलब जो अमेरिका का सेटअप है, जिस तरीके का वहाँ सैलरी स्केल होता है, जिस तरीके का वर्किंग कल्चर होता है, मतलब सैलरी स्केल तो मैंने बोल दिया तो ऐसा नहीं है कि जितनी सैलरी वो अमेरिका में दे रहे होंगे वही सैलरी फिर भारत में देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बट हाँ, थोड़ी बहुत ग्रोथ ही होती है, सैलरी कम नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सैलरी कम नहीं होने वाली है, सैलरी बढ़ेगी बढ़ेगी, बट इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी किसी विदेशी को मिल रही है अमेरिका में। क्योंकि वहाँ का लाइफ स्टाइल ही अलग है, महंगा है, तो उस हिसाब से वहाँ की सैलरी डिसाइड होती है। भारत का लाइफ स्टाइल अमेरिका के लाइफ स्टाइल के हिसाब से इतना महंगा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इंडिया के हिसाब से सैलरी डिसाइड होती है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अगर कोई भारतीय
कंपनी को कोई अमेरिकी कंपनी टेक ओवर करेगी तो वो सैलरी बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। और वहाँ का जो कल्चर है अगर आपको वो आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जितनी भी होती हैं वो अमेरिकन गाइडलाइंस को ही फॉलो करती हैं, यूएस एफडीए को ही फॉलो करती हैं। तो जब अगर कोई अमेरिकी कंपनी ही आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो फिर वहाँ का कल्चर में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और एक बहुत नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर किसी भारतीय कंपनी को अगर कोई अमेरिकी या कोई भी विदेशी कंपनी टेक ओवर करती है तो अब वो अपने सारे प्रोडक्ट जो है वो कहाँ बनाएगी, इंडिया में बनाएगी। तो पहले क्या हो रहा था, पहले वो अमेरिका में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही थी और इंडिया भेज रही थी, तो ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अब उनको ये खर्चा नहीं लगेगा, अब वो अपना प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ही कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया की जो दूसरी कंपनियां हैं उनका कंपटीशन बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत के अंदर पहले से ही काफ़ी चाइनीज़ कंपनी और यूरोपियन कंपनी पहले से ही अवेलेबल हैं जो भारतीय कंपनी को कंपटीशन दे रही हैं। बट भारतीय कंपनियां इसलिए आगे चल जाती हैं उनसे क्योंकि भारत के जो प्रोडक्ट हैं या भारत की जो दवाइयां हैं वो उन कंपनीज के मुकाबले में सस्ती होती हैं। रीज़न वो ट्रांसपोर्ट वाला फैक्टर। बट अब कोई फॉरेन की कंपनी भारत की ही कंपनी को खरीद के भारत में ही ड्रग प्रोड्यूस कर रही है तो वो इंडियन कंपनी के प्राइस में ही अपनी ड्रग्स को सेल करना स्टार्ट कर देती हैं। तो अब यहाँ पर बात क्वालिटी पे आ जाती है और क्वालिटी ज़्यादातर फॉरेन की कंपनियों की होती है। तो इससे एक नेगेटिविटी तो ये होगी कि भारतीय कंपनियां धीरे धीरे पीछे जाएंगी और फॉरेन की कंपनियां ऊपर आएंगी। बट इसमें अगर हम पॉजिटिव देखें तो भारतीय कंपनियां भी विदेशी कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाएंगी। तो इसमें एक नुकसान भी है और एक फायदा भी है। अगर हम बात करें R&D के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मर्जर जो होता है काफ़ी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जब आप किसी नई कंपनी को खरीदते हैं तो वहाँ का R&D डिपार्टमेंट भी फिर आपकी कंपनी के R&D डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करता है। तो नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए आइडिया वो आपको देते हैं और आप उनको नए आइडिया दे सकते हो, जिससे कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में काफ़ी फायदा होता है। साथ ही साथ नए नए प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा जब कोई पुरानी नई R&D आपको मिलेगी, समझ रहे, जब मतलब मेरी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को खरीदा तो उसकी R&D भी मेरे साथ जुड़ जाएगी। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट, एग्जांपल के लिए जैसे गैलेक्सो का एक प्रोडक्ट था ज़ेनटेक, जो कि 1995 में काफ़ी ज़्यादा सेल होता था और गैलेक्सो को काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो इस प्रोडक्ट से हुआ था। और 1995 में जब इसका पेटेंट जो था वो ख़त्म होने वाला था, उस समय गैलेक्सो की कंडीशन ये हो गई थी कि उनके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं था जिससे कि वो अपनी सेल को एक जैसा बना के रखते, क्योंकि ज़ेनटेक की सेल जैसे ही ज़ेनटेक का पेटेंट खत्म हुआ वैसे ही दूसरी कंपनीज ने भी उस फॉर्मुलेशन को यूज़ करा और उसकी जेनरिक दवाई बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि गैलेक्सो की जो सेल थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। और उसके बाद फिर उन्होंने फिर से एक नए प्रोडक्ट के लिए वर्क करना स्टार्ट किया। तब तक उनके R&D में किसी भी टाइप का काम नहीं हो रहा था। बट ये फायदा होता है उन कंपनियों को जहां पर एक से ज़्यादा R&Ds उनके पास होती है, क्योंकि वो एक दूसरी कंपनी को भी टेक ओवर कर लेती हैं। तो वहां पर उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनकी R&D इतनी बड़ी हो जाती है उस समय कि वो एक टाइम इंटरवल पे डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहते हैं, नए नए फॉर्मुलेशन डेवलप करते रहते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट का अगर लाइसेंस खत्म भी हो रहा है, उसका पेटेंट भी खत्म हो रहा है, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आती है। अगर हम बात करें R&D में इसके नेगेटिव इफेक्ट्स का, ये मर्जर और एक्विजिशन का, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट ये देखा गया है कि कई बार जब दो इंडस्ट्रीज आपस में मिलती हैं और उनकी R&D डिपार्टमेंट्स भी आपस में मिलते हैं तो कई बार उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े तो एक इंडियन वर्ड हो गया, तनाव क्रिएट होता है, जिससे कि R&D के वर्किंग कल्चर पे इफेक्ट आता है। कई बार इतना ज़्यादा ये तनाव बढ़ जाता है कि लोगों के रिजाइन आने लग जाते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो उसको छोड़ के जाने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों कंपनीज का वर्किंग कल्चर अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको इंडिया का एग्जाम्पल दिया, अगर यूएस की कंपनी भारतीय कंपनी को खरीदेगी तो वो यही कोशिश करेगी कि भारतीय कंपनियां यूएस के वर्किंग कल्चर को फॉलो करें। बट भारतीय लोगों का काम करने का तरीका यूएस में काम करने वाले तरीकों से बिल्कुल अलग होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भारतीय लोग यूएस के वर्किंग कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो उस कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, जिससे कि कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। अगर कोई अच्छा साइंटिस्ट कंपनी से रिजाइन देकर दूसरी कंपनी में चला जाता है तो इससे कंपनी को ही नुकसान होता है। तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है। साथ ही साथ जब इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो भी फिर R&D में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उनको मतलब वो एक तरीके से एक डिपार्टमेंट है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं फाइजर और विथ के लिए। जो फाइजर और विथ, जब फाइजर ने विथ कंपनी को परचेस किया था, ये फाइजर और विथ वाला जो पॉइंट है लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस भी किया था कि फाइजर ने विथ को क्यों खरीदा और इससे फाइजर को क्या फायदा हुआ। बट यहीं पे R&D में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2008 में जब फाइजर ने विथ को खरीदा था तो उससे पहले हर 6 महीने में फाइजर अपने R&D का डाटा जो था वो शेयर करता था, बताता था कि अभी हमारे R&D के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। बट 2008 के बाद
वित्त को खरीदने के बाद ये सारी चीज़ें बंद हो गई। मतलब 2011 में जब फाइजर ने अपना डाटा रिलीज़ किया R&D से रिलेटेड, तो ये पाया गया कि वहाँ पर 40% ड्रग ऐसी थी जो अभी सेकेंड फेज के अंदर ही थी क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो आप समझ सकते हैं कि जब वित्त को खरीदा नहीं था फाइजर ने, तब उनकी R&D कितनी तेजी से काम करती थी। बट जैसे ही 2008 में वित्त को टेक ओवर किया फाइजर ने, उसके बाद उनकी R&D की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं वित्त की R&D के डाटा को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया था फाइजर ने, ये फाइजर के खुद का डाटा था और उसी के डाटा मतलब उसकी R&D की स्पीड इतनी स्लो थी कि 2008 और 2011 के बीच में ड्रग का डेवलपमेंट केवल 40% हुआ था, जो कि हर 6 महीने में पहले अपने डाटा को रिलीज करता था।